नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रीट शिक्षण विधियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर के आया हूँ ध्वन्यात्मक विधि। इससे पूर्व जिन शिक्षण विधियों को हम पढ़ चुके हैं और उनके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखे थे, आज उन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और शिक्षण विधियों के मैटर के साथ ध्वन्यात्मक विधि क्या है, ध्वन्यात्मक विधि आइए जानते हैं। इसके प्रवर्तक थे माइकल सेमर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, ध्वनि अध्यापक उच्चारण दोष को दूर करने के लिए एक जैसे उच्चारित होने वाले शब्दों का उच्चारण करवाते हुए अभ्यास करवाता है। याद करें, जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे हमें कुछ इस तरह के शब्दों को पढ़वाया जाता था, रतन, मदन, वतन, उसी तरह से गर्म, कर्म, धर्म, मर्म आदि। और ये उच्चारण सिखाने के लिए अध्यापक जो है वो रिकॉर्डर की सहायता भी ले सकता है। बिना रिकॉर्डर के भी वो स्वयं बोल करके भी ऐसा करवा सकता है, उसे ध्वन्यात्मक विधि कहते हैं। बहुत छोटी सी विधि है, यह प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है, जिस तरह से इसके नाम से स्पष्ट होता है। मनोवैज्ञानिक ये विधि है, प्राप्त ज्ञान इससे स्थायी होता है। और काव्य शास्त्र में जो हिंदी लिटरेचर के, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, छंद जैसे प्रकरण में इसकी उपयोगिता है। यदि कविता है, सवैया है, जहाँ उन्हें एक नाद सौंदर्य के साथ, जिनके लैंग्वेज सेकंड के रूप में हिंदी ली हुई है, उनके वहाँ नाद सौंदर्य है। इस तरह के प्रश्न शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य है। तो ये जो प्रश्न आते हैं उनमें से जो नाद सौंदर्य वो छंद से संबंधित होता है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक गटी। ये है ध्वन्यात्मक विधि के माध्यम से उसे नाद सौंदर्य क्या होता है वो सिखाना, जहाँ एक जैसे शब्द रख करके जहाँ बोलने में समानता हो। लेकिन इस विधि में सीमित शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है। गर्म, धर्म, कर्म, नर्म, मर्म, इस तरह के फिर आगे शब्द समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इस विधि में सीमित शब्दों का ज्ञान करवाया जा सकता है। तो ध्वन्यात्मक विधि की ये विशेषता है, लेकिन साथ में इसका दोष भी है कि मात्र सीमित शब्दों का ज्ञान करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। तो इस विधि में मातृभाषा व द्वितीय भाषा दोनों के समान व असमान तत्वों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है। यदि हिंदी में लिखा हुआ राम जयपुर जा रहा है, इंग्लिश में उसका अनुवाद यदि किया जाए राम इज़ गोइंग टू जयपुर, तो वहाँ फिर इसकी तुलना होगी कि यहाँ हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आता है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले आता है, ये तो समानता हो गई। लेकिन उसके बाद में ठीक विपरीत क्रम में होते हैं। राम जयपुर जा रहा है सबसे लास्ट में है, और यहाँ पहले आ जाता है इज। फिर उसके बाद में जा रहा यहाँ आ जाता है, फिर गोइंग। फिर उसके बाद में हिंदी में तो उससे पहले है जयपुर, और इंग्लिश में सबसे लास्ट में है टू जयपुर। तो कुछ समानताएं, कुछ असमानताएं, किस तरह से सिंगुलर प्लूरल के नियम होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश में किस तरह से होते हैं, हिंदी में किस तरह से कर्तृवाच्य कर्मवाच्य होते हैं। इस तरह से इन सब की समानता और असमानताओं को ध्यान में रखते हुए दो भाषाओं की तुलना करवाई जाती है। यह विधि मातृभाषा व द्वितीय भाषा दोनों का तुलनात्मक व वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत इसमें किया जाता है। दोनों भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था बोलने में, शब्द व्यवस्था इंग्लिश में जहाँ ध्वनि व्यवस्था वो कुछ अलग तरह की है, वहाँ जी ओ गो होता है, इंग्लिश में टी ओ टो नहीं होता। लेकिन हिंदी में देवनागरी लिपि की एक अलग प्रकृति है। तो शब्द व्यवस्था व वाक्य व्यवस्था इत्यादि का तुलनात्मक शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि के अनुसार द्वितीय भाषा का जो पाठ्यक्रम होता है बनाते समय मातृभाषा का ध्यान रखना चाहिए। यदि इस विधि से अध्यापक पढ़ाएगा तो वो किस तरह से मातृभाषा का उपयोग कर सकेगा, कुछ उन्हीं बिंदुओं को, उन प्रकरणों को शामिल किया जाए। जब द्वितीय भाषा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि अंग्रेजी पढ़ानी है तो उस भाषा का पाठ्यक्रम जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस विधि में सर्वप्रथम मातृभाषा का एक उदाहरण तथा द्वितीय भाषा का एक उदाहरण लिया जाता है। तत्पश्चात दोनों के गुण दोषों का आलोचनात्मक अध्ययन अर्थात समीक्षात्मक अध्ययन किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, क्योंकि निम्न स्तर के जो छोटे स्तर के बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे दोनों में तुलना, क्योंकि तुलना करना छोटे स्तर के बालकों के बस की बात नहीं।
इसलिए अब इस विधि का दोष जो है वो सबसे बड़ा दोष ये है कि दो भाषाओं की तुलना नहीं की जानी चाहिए, संभव नहीं होती है। दो भाषाओं की तुलना जो है वो संभव नहीं होती, ये इस विधि का भी दोष है। छोटे बालकों के लिए भी ये अनुपयोगी है। नेक्स्ट, सस्वर वाचन व मौन वाचन, यानी वाचन के जो प्रकार है वो देख लेते हैं। मौन वाचन जो 4 से 10 मिनट तक होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। ये कक्षा 3 से आरंभ किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सस्वर वाचन में आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाए। सस्वर वाचन का शाब्दिक अर्थ है बोलकर किया गया वाचन, चाहे वो अध्यापक करे या विद्यार्थी करे। लेकिन उसके अंतर्गत जो आदर्श वाचन होता है वो अध्यापक के द्वारा होता है। अध्यापक जो वाचन करता है क्लास के अंदर, ऐसा माना जाता है कि इस क्लास में जितने भी व्यक्ति हैं, स्टूडेंट और अध्यापक में से मिला करके, उनमें से सर्वश्रेष्ठ वाचन केवल अध्यापक ही कर सकता है। आइडियल उसी का ही माना जाता है, इसलिए इसे आदर्श वाचन कहा जाता है। अध्यापक द्वारा किया जाए। अनुकरण वाचन बालकों द्वारा किया जाए। यदि अनुकरण वाचन कोई एक बालक करता है तो यह वैयक्तिक तथा एक से अधिक होने पर या सामूहिक अथवा समवेत अनुकरण वाचन कहलाता है। वाचन दो प्रकार के होते हैं, एक सस्वर वाचन, एक मौन वाचन। बोलकर किया गया वाचन सस्वर वाचन कहलाता है और चुपचाप मौन वाचन। ये आप देखिए वाचन का एक डायग्राम, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन जिसका एक पार्ट होता है आदर्श वाचन और एक पार्ट होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन बालकों के द्वारा किया जाता है। यदि किसी एक बालक को खड़ा करके और अपने बोलने के पश्चात, जैसे मान लो कोई दोहा है, अध्यापक जी ने बोला और फिर किसी एक लड़के को खड़ा करके उससे करवाया, ये वैयक्तिक वाचन है। सभी पूरी क्लास को साथ में उसका वाचन करवाया, ये समवेत या सामूहिक वाचन कहलाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित, इसका संधि विच्छेद यदि किया जाए तो यह है परि प्लस अवेक्षित, ये इसका संधि विच्छेद होता है। अवेक्षित शब्द का फिर से संधि विच्छेद हो सकता है और वो होगा अव प्लस ईक्षित। ईक्षित में ई बढ़ाएगा। ईक्षित का फिर टुकड़ा करें तो होता है ईक्षा प्लस इत, और ईक्षा का अर्थ होता है देखना। जैसे परि प्लस ईक्षा परीक्षा, चारों तरफ से देखना, संपूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन करना, वही परीक्षा होती है। उसी तरह से पर्यवेक्षित में क्या होता है, अध्यापक के निर्देशन में विद्यार्थी द्वारा किया गया स्वाध्याय पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। अध्यापक उपस्थित होता है क्लास के अंदर और वो बच्चों से कह देता है कि बैठे बैठे पढ़ो, जहाँ समस्या आती है वहाँ मेरे से पूछे, मेरे से निर्देश लेते रहें। इस विधि में शिक्षक के निर्देश में अध्ययन होता है, परंतु शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, वो बीच बीच में जाता रहता है, वापस आता रहता है। मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद प्रतिभाशाली बालकों के लिए नीरस विधि है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक सदैव अध्यापक की उपस्थिति चाहता है, तभी उसे निरंतर कुछ न कुछ मिलता रहेगा। इसलिए यह है प्रतिभाशाली बालकों के लिए नीरस विधि है। यद्यपि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होती है, परंतु शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। जिस विधि में बालक स्वयं करके सीखते हैं ऐसी विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। अध्यापक कार्य को समझाता है, आपको क्या करना है। मान लो यदि उसे कोई पाठ पढ़ाना है और उस पाठ में जैसे हल्दी घाटी का युद्ध वो पढ़ा रहा है, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध के कारण, उस हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम, इस तरह से वो बिंदुओं में बांट करके और फिर बच्चों को कहता है कि आपको इस तरह से बिंदु बनाने हैं। अध्यापक द्रुत पाठ को पढ़ाने हेतु प्रदत्त कार्य को समझाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में जो पाठ होता है वो द्रुत पाठ होना चाहिए। द्रुत पाठ क्या होता है ये भी हम पहले क्लास में देख चुके हैं। जिसकी भाषा सरल हो, जिसको बच्चे स्वयं पढ़ सके, ऐसा पाठ द्रुत पाठ कहलाता है, क्योंकि जिसकी भाषा सरल होती है उसको गतिपूर्ण तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बिंदुओं में विभाजित करता है। वह वैयक्तिक क्षमता व योग्यता के आधार पर कुछ बालकों को अलग अलग कार्य दे सकता है, जैसे उसकी क्षमता है।
बालक एक दूसरे की सहायता करते हुए सामाजिक गुणों का विकास करते हैं, अतः उसे सामाजिक अभिव्यक्ति भी कहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को सामाजिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रदर्शन विधि। विषय वस्तु को समझने के लिए किसी सहायक सामग्री का चित्र, चार्ट या मॉडल आदि का प्रदर्शन करना ही प्रदर्शन विधि है और भारतीय परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली व्यवहारिक विधि, क्योंकि ये बहुत सस्ती है। किसी चार्ट पर या बोर्ड पर भी चित्र बना करके अध्यापक दिखा सकता है। तो ऐसे ये व्यवहारिक विधि है। इस विधि में प्रश्न उत्तर करने का अवसर उपलब्ध होता है। बालकों को पोस्टर या चार्ट दिखाने के पश्चात अध्यापक उसमें से प्रश्न पूछता है। रुचि पर आधारित होने के कारण यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में बालकों की रुचि बनी रहती है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि इसलिए है क्योंकि जिस चार्ट का वो प्रदर्शन कर रहा है, अध्यापक के हाथ से चार्ट गिर गया, फट गया, या उस चार्ट में जो भी चित्र बनाया हुआ है उसको सही ढंग से वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, या वो विषय वस्तु से ठीक ढंग से संगत तरीके से जोड़ नहीं पा रहा है, तो वह विधि फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी ऐसी विधि। इसलिए शिक्षक केंद्रित विधि है। सुनने की अपेक्षा देखा गया ज्ञान अधिक याद रहता है, इस सिद्धांत पर यह काम करती है। व्यक्तिगत सिद्धांतों, जो व्यक्तिगत सिद्धांत होते हैं, उन व्यक्तिगत सिद्धांतों की अवहेलना होती है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक और जो मंदबुद्धि बालक हैं सभी एक साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं। करके सीखना सिद्धांत की इसमें अवहेलना होती है, तो ये इसके कुछ दोष भी है। नेक्स्ट, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधियाँ क्या होता है, ध्यान से समझें, बहुत कंफ्यूज रहता है और कुछ लोग जो है वो इस चक्कर में इतना उलझे रहते हैं कि समझ में ही नहीं आती। संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक कोई एक विधि का नाम नहीं है। ऐसी विधियाँ जिसमें कुछ इस तरह की बातें हों संश्लेषणात्मक विधियाँ कहलाती है, अगर डिफरेंट बातें हों विश्लेषणात्मक विधियाँ कहलाती है। ये ऐसी और डिफरेंट जो होती है वो क्या होती है उनको समझें। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है मिलाना अर्थात जोड़ना, और विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना। अब इस आधार पर देखें, संश्लेषणात्मक विधि से तात्पर्य वे विधियां हैं जिनमें सबसे पहले स्वर व्यंजन तथा मात्राओं का बोध करवाकर और उसके बाद में उन्हें जोड़ना बताया जाता है, संश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। जैसे अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे क लिखेंगे और यहाँ तक कि उसका वर्ण विश्लेषण करके भी उसे बता सकते हैं कि ये देखो क और ए मिल करके ये बन गया क। इसी तरह से मैं और ए मिल करके बन गया मैं। इसी तरह से ल और ए मिल करके बन गया ल। इससे हमने शब्द बना दिया कमल। फिर कमल, ये जल, ये हो गया जल। फिर ये हो गया भय और ये हो गया रे भर। अब इनको एक साथ बोलो, कमल जल भर। इस तरह से व्यंजन, स्वर, फिर शब्द बनाया और फिर वाक्य बना दिया। ये जो विधि थी ये कहलाएगी संश्लेषणात्मक विधि। तो अक्षरबोध विधि भी संश्लेषणात्मक विधि है, ध्वनि साम्य विधि भी संश्लेषणात्मक विधि है, जबकि विश्लेषण विधियां जिन्हें पहले वाक्य फिर शब्द आदि का ज्ञान करवाकर फिर वर्णों का बोध करवाया जाता है, ऐसी विधि विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। जैसे बालक को देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि आदि के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो उक्त दोनों विधियां वाचन शिक्षण की विधियां हैं। ये उक्त दोनों वाचन शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन ऐसी विधियों को हम विश्लेषणात्मक विधियां कहेंगे। ये पढ़ना सिखाने के लिए ये शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। आप सब ने इग्नू या फिर
पत्राचार से करवाने वाले कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब सुने होंगे। ये पत्राचार शिक्षण कहलाते हैं। पत्राचार शिक्षण विधियां उन बालकों के लिए है या उन व्यक्तियों के लिए है जो घर बैठे हैं, उम्र दराज विद्यार्थी के रूप में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु अध्ययन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर बैठे ही इसमें अवसरों की अधिकता होती है, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता, इसीलिए उनको अवसर अधिक चाहिए होते हैं, परंतु कार्यक्रम में समय अधिक लगता है। वंचित रहे परंतु वंचित रहे बालकों को शिक्षा में जोड़ने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। घर बैठे ही इग्नू वाली किताबें जो है वो आपको मिल जाती है, जिस कारण समस्या समाधान तत्काल नहीं हो पाता। समस्या समाधान तत्काल नहीं होता, नहीं तत्काल पुनर्बलन मिलता है यदि आपने अच्छा काम किया तो। इस विधि में उपलब्ध पाठ्य सामग्री में दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होता है। ये कहलाती है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। यह स्वाध्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह स्वाध्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस तरह से, क्योंकि स्वयं ही पढ़ना होता है, इस तरह से ये हमने कुछ शिक्षण विधियां पढ़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रश्न। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है पढ़ना, मनोरंजन, अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना या पिछड़ेपन को दूर करना। तो सीधी सी बात है, मौन वाचन का जो संबंध है वो है अर्थ ग्रहण से। मौन वाचन का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है, ध्यान रखें, मौन वाचन केवल द्रुत पाठ के लिए उपयोगी होता है। जिसकी भाषा क्लिष्ट है, जिसे हम गद्य के अंदर गहन पाठ कहते हैं, पद्य में जिसे बोध पाठ कहते हैं, उसकी भाषा जटिल होती है, वहाँ मौन वाचन नहीं करवाना चाहिए। और कविता के अंदर मौन वाचन किया ही नहीं जाना चाहिए पद्य के अंदर। तो मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा है, व्यंजन, स्वर, शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले स्वर पढ़ाए जाने चाहिए, कारण ये सबसे पहले हम किसी बालक को स्वर सिखाते हैं, इसलिए सबसे पहले स्वर सिखाए जाए, उसके बाद में व्यंजन, फिर शब्द और फिर वाक्य। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं वो क्या कहलाती है? स्व अध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन या मौखिक कार्य। तो इनमें से पर्यवेक्षित अध्ययन उत्तर होगा, क्योंकि जहाँ अध्यापक का निर्देशन होगा, उसकी देखरेख होगी। ध्यान रखना, उसकी उपस्थिति पूरे कालांश तक अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन उसकी देखरेख होती है। ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक है माइकल सेमर। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। माइक से अच्छी ध्वनि निकलती है, इस तरह से याद रखें। ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक माइकल सेमर। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? सभी विषयों में उपयोगी है ये। देखो, इस तरह का प्रश्न जब आए तो कैसे अटेंड करना चाहिए? सभी विषयों में उपयोगी, तो सभी विषयों में उपयोगी होना तो कोई दोष ही नहीं हुआ, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। छात्रों की निष्क्रियता, छात्र निष्क्रिय नहीं होते हैं, इसलिए तो रुचि के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए बहुत सक्रिय रहते हैं इसमें, ये भी उत्तर नहीं होगा। निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी। अमनोवैज्ञानिक तो ये है नहीं, क्योंकि रुचि के सिद्धांत पर काम करती। तो निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, केवल छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, यही इसका दोष है। अब प्रश्न ये उठता है, जब ये प्रश्न आप में से कई लोग सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि भाषा में प्रदर्शन विधि, तो प्रदर्शन विधि का तो ये दोष होना ही नहीं चाहिए कि ये केवल निम्न स्तर के लिए उपयोगी, क्योंकि ये तो बड़े स्तर के लिए भी उपयोगी है। क्या बड़े स्तर में चार्ट नहीं दिखाते, ग्लोब नहीं दिखाते, बोर्ड पर चित्र नहीं बनाते? तो यहाँ देखिए, आप प्रश्न को भली बातें से पढ़े। भाषा में प्रदर्शन विधि, ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि निम्न में से प्रदर्शन विधि का दोष है, वो कह रहा है भाषा में प्रदर्शन विधि। तो भाषा में प्रदर्शन विधि को काम में कब लेंगे आप पता है? जैसे प्रत्यक्ष विधि, जिसमें आप वास्तविक वस्तुओं को क्लास में ले जा रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज ए फ्लावर, दिस इज ए बुक। तो वास्तविक वस्तु
या फिर चित्र रूप में दिखाकर, जैसे हाथी को क्लास में लाना संभव नहीं है या ऊँट को क्लास में लाना संभव नहीं है, तो उसका चित्र रूप दिखाएंगे आप, दिस इज ए कैमल, दिस इज एन एलिफेंट। तो ये इस तरह के जो विधियाँ होती है जिसमें भाषा के अंदर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये केवल छोटे स्तर के लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि छोटे स्तर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। सूत्र विधि, जहाँ सूत्रों को रटना होता है, तो ये व्याकरण के लिए भी उपयोगी है। आगमन निगमन विधि भी है, समवाय भी है, समवाय के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। व्यास विधि, ये व्यास विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। व्यास विधि जो होती है वो पद्य शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट, भाषा संसर्ग की प्रणाली उपयोगी है। भाषा संसर्ग का मतलब है भाषा के साथ साथ व्याकरण सिखाना। भाषा के साथ साथ, एक तो ऐसे होता है कि आओ बच्चों आज हम संधि पढ़ेंगे, तो ये व्याकरण का स्वतंत्र पाठ हो गया, व्याकरण को स्वतंत्र रूप से सिखाना हो गया। लेकिन यदि आप कोई सा भी पाठ पढ़ा रहे हैं, यदि आप हिंदी में महादेवी वर्मा का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और वहाँ शब्द आ गया नयनाभिराम दृश्य, तो आप बच्चों को समझाएंगे कि ये नयनाभिराम जो नेत्रों को सुंदर लगे, ये दो शब्दों से मिलकर बना है नयन प्लस अभिराम। ए के पश्चात ए आता है तो दो शब्द मिलकर के आ बन जाते हैं। फिर कभी शब्द आ गया हिम प्लस आलय, तो आपने बता दिया हिमालय। फिर देव प्लस आलय आ गया, तो हो सकता है बच्चे अपने आप ही देवालय उसका कर देंगे। और उन्हें बताया हुआ है कि नयनाभिराम हिमालय, इनमें दीर्घ संधि है, तो वो देवालय में भी दीर्घ संधि कर देगा। अगर बीच में आपको लगता है सडानंद शब्द आ गया, तो उसको समास के माध्यम से समझाएं, संधि का सारा लेकर उसका समास भी बताएं। अगर कहीं कोई विलोम शब्द आ गया, कहीं कोई पर्यायवाची शब्द आ गया, इस तरह से भाषा के साथ साथ व्याकरण को पढ़ाना जो छोटे स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। उनको स्वतंत्र रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाई जा सकती, उनकी समझ इतने डेवलप नहीं होती है। मित्रों, ये थे कुछ प्रश्न। जो नए साथी हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें आप, ताकि पता रहे कि क्लास में क्या कमी रह रही है, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। आपके सुझाव जरूर दें। कई लोग कमेंट से बचते हैं। लाइक आप करें या नहीं करें चलेगा, आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपके सुझाव से क्लास को और बेहतर बनाया जा सके। शेयर जरूर करें, जिससे चैनल को एक मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।